बुक हाउस की सीरीज़ में जो किताब मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, उस किताब की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है ही है, लेकिन एक ख़ास फ़ीचर है उस किताब का कि इस किताब के छपने के बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर जितनी भी वेल रिसर्च किताबें जो आई हैं, हज़ारों किताबें जो 35-36 साल में इसके बाद आई हैं, उनमें इस किताब का ज़िक्र ज़रूर आता है। इस किताब के सब्जेक्ट के हवाले से भी है, इसके ऑथर के हवाले से भी है, लेकिन एक और दिलचस्प वजह है, वो है किताब का नाम और ऑथर का नाम। अगर किताब का नाम कुछ और होता और ऑथर का नाम कुछ और होता तो शायद इतना ज़्यादा जिक्र जो है वो आने वाली किताबों में ना आता। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है और जो किताब मैं आज आपके सामने लाया हूँ वो क्वाइट एसेंशियल और क्विंट एसेंशियल किताब जिसको कहते हैं, वो किताब है कि अगर आप जम्मू कश्मीर की जो तारीख़ है, जो पोस्ट 1947 उसके जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं उनकी किताब है, तो वो एक बुनियादी स्टोरी अपने नज़रिया से, उनके इर्द गिर्द हालात व वाक़यात किस किस्म के थे उस नज़रिया से, फिर आप जो अलावा अज़ीम बाकी कहानियाँ आप सुनते हैं 50s के, 60s के, 70s के डेकेड में या टिल दिस डेट, आपको जब वो कहानी आपको समझ में आती है तो आप उसको को रिलेट करके अपनी जो नामुकम्मल जो तस्वीर होती है उसको आप तस्वीर को मुकम्मल करके देखने में काफ़ी मदद मिलती है। किताब है ये, काफ़ी भारी भरकम है। ऑथर हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और किताब का नाम है आतिश चिनार। जो शुरू में मैंने आपको बात कही थी कि क्यों ज़्यादा किताबों में नाम आता है, जो रिसर्च किताबें होती हैं, वेल रिसर्च किताबें होती हैं, उनमें एक इंडेक्सिंग होती है, बिब्लियोग्राफी होती है, रेफरेंसेस होते हैं, फुट नोट्स होते हैं। तो आप एंड में जाकर आप देखते हैं तो वहाँ पे इंडेक्स मिलता है कि आपने कौन सी किताबें आपने कंसल्ट की, कौन से जो प्रीवियस वर्क्स हैं आपके, आप जो काम कर रहे हैं, जो किताब आपने लिखी है, आपने ये किताब लिखने से पहले कौन कौन सी किताबें कंसल्ट की, उस किताब के किस पन्ना नंबर से, किस सफ़ा नंबर से आपने कौन सी ख़ास चीज़ देखी जिसका रेफरेंस आपने अपनी किताब में लाया, उसका मेंशन आखिर में होता है। आखिर में आप देखते हैं कि किताब कितनी भी बड़ी हो, उसके 7-8 पन्ने जो हैं उसमें छोटे छोटे हरूफ में उनका मेंशन हुआ हुआ होता है। तो आपको बेशुमार ऐसी किताबें मिलेंगी, सैकड़ों ऐसी किताबें मिलेंगी जो ख़ास करके 1984-85 के बाद जो किताबें छपी हैं वो आपको ऐसी मिलेंगी जो जिनमें जो अब रेफरेंस में लास्ट में जब आप जाते हैं तो पहला नाम जो उसमें आता है वो आता है अब्दुल्ला शेख मोहम्मद। क्योंकि वो लिखने का तरीका इसी तरह से होता है, आप अल्फ़ाबेटिकली आप पहला वर्ड लाते हैं, अब्दुल्ला शेख मोहम्मद आतिश चिनार। आप किसी भी तरीके से लिखें, अगर आप किताब का नाम, उसके कई जो हैं एडिटोरियल स्टाइल्स होते हैं कि जो स्टाइल शीट एक आती है कि आप उसको कैसे मेंशन करेंगे। अगर आप आतिश चिनार मेंशन करेंगे तो AA आ जाता है आतिश चिनार। तो ज़्यादा चांसेस यही बन जाते हैं कि किसी भी किताब का रेफरेंस देने से पहले जो नंबर 1 रेफरेंस है वो उस किताब का हैगा जिसमें पहला अल्फ़ाबेट ए है, फिर ए है, तो वहाँ से तफसील शुरू होगी। अगर शेख अब्दुल्ला के नाम से देंगे तो जो आखिरी जो नाम का आखिरी हिस्सा होता है तो उसको पहले इस्तेमाल किया जाता है, फिर कॉमा लगा के फिर मिडल जो फर्स्ट और सेंट्रल नेम है वो दिया जाता है। तो उसमें अब्दुल्ला ए पहला अल्फ़ाबेट है, बी दूसरा अल्फ़ाबेट है, और डी, सी को छोड़ के डी फिर जाके चौथा अल्फ़ाबेट आ जाता है। तो अब्दुल्ला शेख मोहम्मद करके ये तो रहा कि एक टेक्निकल इसमें एक चीज़ थी आतिश चिनार नाम में और आथर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम में, जिसकी वजह से रेफरेंसेस में सबसे इंडेक्सिंग में सबसे पहले जो जिक्र है वो इसी किताब का आता है। जब इस किताब का जिक्र आता है तो आपने अगर ये पहले पढ़ी हुई नहीं होती है, आप जम्मू कश्मीर पर एक किताब पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं, आखिर में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि रेफरेंस में हर किताब के आखिर में आतिश चिनार बाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसका रेफरेंस आ रहा है, जिक्र आ रहा है। तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि आप इससे पहले कि कोई दूसरी किताब पढ़ें या आप किताब लिख रहे हैं, इससे पहले कि आप अपने किताब में मज़ीद आप तहकीक करें तो ज़रूरी बन जाता है कि आप इस किताब को कंसल्ट करें। लेकिन कंसल्ट कहाँ करें? ये किताब तो जो लाइब्रेरीज़ में, कुतुबखानों में, दुकानों पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एक लंबे वक्त तक थी नहीं। तो आज दिलचस्प सी कहानी है इस किताब की। ये किताब पढ़नी चाहिए सबको। अगर आपको उर्दू नहीं आप पढ़ सकते तो अंग्रेज़ी में भी ये किताब दस्तयाब है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये इसका अंग्रेज़ी एडिशन है, ये भी है। ये किताब जो शेख अब्दुल्ला का एक बायोग्राफिकल अकाउंट है, ये उन्होंने लिखनी शुरू की थी जब इंदिरा शेख एकॉर्ड हो गया 1974 में, और 1975 में वो वापस आकर ओहदे पे फायज हो गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद उनकी सेहत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी, काफ़ी वो बिस्तर अलालत के ऊपर बहुत ज़्यादा रहते थे। ख़ास करके जो इलेक्शन 1977 के हुए उसमें भी वो बहुत बीमार थे, और उसके बाद भी काफ़ी वक्त तक वो बीमार ही, लगातार बीमार ही रहे।
तो शायद उनको 75 में जब वापस आए, उम्र का भी तकाजा था, उनको लग रहा था कि अब ये वक्त है कि अपनी जो कहानी है वो भी लिख देनी चाहिए, ताकि आज की जो जनरेशन है उसको भी पता चले कि पीछे क्या कुछ हो गुजरा है, क्या बीता है, और जो आने वाली जनरेशन है उनको भी पता रहे कि जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर और शेख अब्दुल्ला खुद, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनका परिवार, उनकी फैमिली, वो किस दौर से गुजरे हैं। तो लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपना एक बायोग्राफिकल अकाउंट लिखेंगे। मोहम्मद यूसुफ टेंग एक बहुत बड़ी लिटरेरी फिगर हैं जम्मू कश्मीर के। वो कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भी, उनको उस ओहदे के ऊपर भी फायज़ रहे। उनको चुना शेख अब्दुल्ला ने उनके नोट्स जो हैं वो लिखने के लिए, उनके साथ उनकी कहानी सुनने के लिए। अब जो सियासी लीडरान होते हैं अक्सर उनके पास वक्त नहीं होता कि वो ख़ुद बैठकर वो फाइलें भी देखें, अवाम से भी मिलें, दफ्तर का कामकाज भी करें और साथ साथ ही किताब भी लिखें। ये मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर लोग किसी को एंगेज कर लेते हैं, किसी पढ़े लिखे शख्स को एंगेज कर लेते हैं, उसको वो वक्त निकाल कर कहानी सुनाते रहते हैं। तो वो कहानी वो लिखते रहते हैं, उसके बाद जब नोट्स तैयार होते हैं वो लेकर उनके पास पेश किया जाता है। वो बताते हैं कि हाँ, जो मैं कहना चाहता था उसी तरह से आपने इसको लिख दिया। तो लिहाजा शेख अब्दुल्ला ने रिलाई किया, भरोसा किया मोहम्मद यूसुफ टेंग साहब पे। उनको वो अक्सर अपने घर पे बुला लिया करते थे और बाग में टहलते टहलते वो उनको बताते रहते थे कहानी। तो जो लिखने वाले होते हैं उनका भी एक अपना मिजाज होता है, उनका भी तरीका होता है। जिनका थोड़ा सा क्लैरिकल तरीका होता है वो क्या करते हैं कि नोट साथ साथ लेते रहते हैं। कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो सुनते रहते हैं, आराम से आप कहानी बोल रहे हैं तो वो चुप करके सुन रहे हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे और लिख कर आपको वो बताएंगे कि यही क्या वो बात थी जो आप बताना चाहते थे। तो जो वर्किंग डेज़ में भी सुबह वो अपने बाग में उनको ले लेते थे, चलते रहते थे, साथ में बात करते रहते थे। श्रीनगर में भी बहुत उन्होंने, गर्मियों के रोज़ जब होते थे तो श्रीनगर में बातचीत होती थी। सर्दियों में जब सेक्रेटरीट जम्मू आता था तो यहाँ पे भी जो चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस है उसका बहुत बड़ा लॉन है, बाग है बहुत बड़ा, उसमें भी टहलते टहलते बात होती रहती थी। टेंग साहब से मेरी मुलाकात हुई 2008-9 में। मैंने उनके साथ बात की, एक इंटरव्यू किया और उनसे तफसील से पूछा कि इस किताब के पीछे की कहानी सारी है। वो कहते हैं कि इतवार को अक्सर डाचीगाम नेशनल पार्क, जो वाइल्ड लाइफ पार्क है, उसमें वो ले जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी माहौल जो है वो शांति पुरसुकून माहौल वहाँ पे हुआ करता था। तो वहाँ पे अक्सर वो पूरा पूरा दिन लगा देते थे, उनको कहानी सुनाते थे। फिर वो आते थे। ऐसे बहुत सारे कम ड्राफ्ट थे जो उन्होंने रिव्यू के लिए या रीराइटिंग के लिए या एडिटिंग के लिए वापस उनको भेजे हों। जैसे उन्होंने कहानी सुनाई, मोर और लेस जो है वो कहानी उसी तरह से आती थी। अब इसमें एक दिलचस्पी आ जाती है कि शेख अब्दुल्ला साहब की जो जब वो गुज़र गए हैं 1982 में, उससे पहले ये किताब लिखकर मुकम्मल थी। 1982 में जब शेख साहब की डेथ हुई है तब ये किताब लिख के मुकम्मल थी। सितंबर के महीने में उनकी डेथ हुई है और 14 अगस्त के उनके दस्तखत हैं फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर, जब ये किताब जो है रेडी थी प्रेस में जाने के लिए, किताब बिल्कुल तैयार थी। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें डिले पहले भी बहुत ज़्यादा इस तरह से हुआ कि जो उस वक्त के सियासी हालात थे, माहौल थे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, शेख अब्दुल्ला के ज़ाती तल्लुकात इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ, उसके चलते मुझे लगता नहीं था कि जो बिटर एक्सपीरियंसेस उनके इनसाइड एंड आउट ऑफ द जेल, उनके रिलेशनशिप विद जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद जो एकॉर्ड, जिन हालात व वाक़यात में उनको एकॉर्ड साइन करना पड़ा इंदिरा गांधी के साथ, और एकॉर्ड के बाद जो कांग्रेस के साथ उनका तजुर्बा रहा, मुझे लगता है कि शेख अब इससे परहेज़ कर रहे थे कि ये अगर किताब छपकर अगर आ जाएगी, सारी बात सामने आ जाएगी, उससे जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो शायद मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। तो लिहाजा इन्होंने डिले करवाया, इस किताब को अपने लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं करवाया। ये किताब जाकर जब शेख की डेथ के बाद फ़ारूक अब्दुल्ला आ गए, और फ़ारूक अब्दुल्ला का भी एक रोलर कोस्टर रिलेशनशिप जो है वो सेंटर के साथ रहा। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट है 84 में टॉपल भी हो गई। गवर्नमेंट के टॉपल होने के बाद फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को याद आया कि क्यों ना शेख अब्दुल्ला की जो कहानी है वो मंजर आम के ऊपर लाई जाए। तो लिहाजा 1984 में उनके टॉपल होने के कुछ महीने बाद ये किताब छपकर पहली बार आ गई। आतिश चिनार नाम की जो उर्दू में किताब, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टोरी शेख अब्दुल्ला ने लिखवाई थी मोहम्मद यूसुफ टेंग साहब से, वो किताब छप कर आ गई। लेकिन किताब की कुछ ही कापियाँ छपी थी और वो हाथों हाथ सारी किताब बिक गई। दूसरा हैंडीकैप किताब में ये था कि इसका जो उर्दू में कोई नुस्खा वो दस्तयाब नहीं था, इंग्लिश में कोई इसकी कॉपी दस्तयाब नहीं थी, ये उर्दू में था।
तो जहाँ पे ज़रूरत थी कि किताब को पढ़ा जाए वहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेट करवा के या किसी को रख के सुन के कहानी भी जैसे है पढ़ ली। इसका फॉल आउट जो है, पॉलिटिकल फॉल आउट इसका जो है वो बड़ा मैसिव स्केल के ऊपर उस वक्त का बताया जाता है जब 1984 में किताब आ गई। तो साल भर के अंदर जो है किताब डिसअपियर होगी किसी भी बुक स्टैंड के ऊपर, किसी बुक स्टॉल के ऊपर, लाइब्रेरीज वगैरह में रही होगी, लेकिन आम पब्लिक को इजीली एक्सेसिबल ये किताब नहीं थी। उसके बाद इसका एक ट्रांसलेटेड वर्जन खुशवंत सिंह ने की सदारत में, उन्होंने ख़ुद भी उसमें जो ट्रांसलेशन में कंट्रीब्यूट किया, एक ट्रांसलेटेड वर्जन इसका आया। उसका नाम ये नहीं था द ब्लेजिंग चिनार जो बाद में आया, उसका नाम ये नहीं था, उसका नाम था फ्लेम्स ऑफ चिनार। शायद वाइकिंग पेंगुइन पे वो किताब छप कर आई थी। 4-6 महीने के अंदर उसकी भी सारी कापियाँ बिक गई और उसके बाद जो फ्यूचर जनरेशन से उनको किताब पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। ये जब इसको बोलते हैं सेकंड एडिशन, ये असल में सेकंड एडिशन है नहीं है, ये रीप्रिंट है। जो ओरिजिनल जब आया था 1984 में, तो इसमें जो फॉरवर्ड है शेख अब्दुल्ला की बेगम साहिबा, बेगम अकबर जहान, जिनको मादर मेहरबान भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों में और फैमिली वगैरह में कहा जाता है, उन्होंने बेगम शेख अब्दुल्ला ने इनका जो फॉरवर्ड है वो उन्होंने लिखा था। और जो दूसरा एडिशन ये आया, जिसको मैं कहता हूँ कि ये दूसरा एडिशन नहीं है, ये रीप्रिंट है, गुलशन पब्लिशर ने इसको छापा 2008 में। इसमें फॉरवर्ड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से है। मैंने बहुत सारे जो जानकार लोग हैं जो इस किताब के साथ या किताब के छपने के साथ, इसकी री एडिटिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी उस वक्त भी कि 96 से लेकर 2002 तक जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, क्या उस वक्त कोई पेशरफ्त नहीं हुई इस किताब का ये शुमारा छापने के लिए। तो बताया जाता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला बहुत रिलक्टेंट थे जब वो पावर में थे 1996 से लेकर 2002 तक, तब वो बहुत रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि ये किताब इस वक्त छप के आए। तो 2008 में जब एक ट्रांजिशन हो रही थी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की और कांग्रेस की, उस वक्त मेरे ख्याल से ये ज़रूरी फील हुआ कि ये एक चार्जशीट नुमा जो है कांग्रेस के अगेंस्ट दोबारा आ जाए। तो 2008 में इसका दूसरा एडिशन ये आ गया, जो उसका रीप्रिंट है वो आ गया। और इसी के साथ फिर एक ट्रांसलेटेड वर्क जो है ये भी आया है, प्रोफेसर मोहम्मद असलम हैं, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेशन में ऑब्वियसली जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो खो जाती है, जो ओरिजिनल चीज़ है वो ट्रांसलेशन में आ नहीं सकती। 2013 में इसका ये भी एडिशन छप के आ गया। ये एक इसेंशियल, आप इनकी जो कहानी है उसके साथ एग्री करें या ना एग्री करें, लेकिन शेख अब्दुल्ला की जो कहानी है वो क्या बयान कर रहे हैं उसको पढ़ने के लिए, हालात और वाक़यात को समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। मेरा एक अपना नज़रिया है, मैंने पढ़ी किताब, मैंने शेख साहब को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हाईली कंटेम्पचुअस इसमें पाया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे एक जो पढ़ने वाला है, जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर नज़र रखने वाला है, जहाँ पे वो उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगता है कि फ़लाँ दौर में आपका नज़रिया क्या रहा, आपकी जो एक स्टैंड आपने किसी इशू के ऊपर किस तरह से लिया हुआ था, ऐसे बहुत सारे वाक़यात को उन्होंने बाईपास किया है, एक आध पैराग्राफ में ही उसको वो कर दिया। इनके जो बायोग्राफिकल अकाउंट हैं या इनकी ज़िंदगी के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, और भी हैं कुछ, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट है, ये बल्किस तसीर साहिबा की है, और एक कश्मीर में ही लिखी गई है डॉक्टर अब्दुल जब्बार गोखानी। इसमें जो एग्रीमेंट, स्पीचेस और जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उनकी भी एक भरपूर कलेक्शन है। आप अगर देखना चाहें कि रणबीर सिंहपुरा की जो कंट्रोवर्शियल तकरीर थी शेख अब्दुल्ला की, उसमें उन्होंने क्या कहा था जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मिलने के लिए आए थे शेख अब्दुल्ला से श्रीनगर, तो नेहरू की तरफ से ये दावतनामा लेकर के वो आए दिल्ली, तो उन्होंने एक तकरीर दिखाई कि ये वो करने वाले हैं। उस तकरीर में क्या था, तो वो सारी स्टेटमेंट, स्पीचेस और एग्रीमेंट्स वगैरह की कॉपी इसमें भी मिल जाती है। एक ये है बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, ये अभिजीत भट्टाचार्य जी ने लिखी है, अजीत भट्टाचार्य जी। इन्होंने कहा है द ट्रैजिक हीरो ऑफ कश्मीर। ट्रैजिक हीरो ऑफ कश्मीर ये मेरे ख्याल से शेख अब्दुल्ला की शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी सियासत को समराइज़ भी करता है। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को लेकर कोई खुश नहीं कि उन्होंने जो फ़ैसले, उन्होंने जो इक़दामात, उन्होंने जब जो फ़ैसला लेना चाहिए था वो किस तरह से उन्होंने लिया। आज कश्मीरी जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, वो कहते हैं कि शेख साहब के फ़ैसले टाइम टू टाइम वो ठीक नहीं थे, इसलिए कश्मीरियों के हीरो शेख अब्दुल्ला नहीं है।
बाकी हिंदुस्तान में अगर जाकर देखें आप तो शेख अब्दुल्ला को आज आज के दौर में तो किन किन नामों से, ट्रेटर वगैरह किन किन नामों से जाना जाता है। जम्मू सूबा में आप आ जाएं तो लोग कहते हैं कि शेख डिस्क्रिमिनेट करते थे जम्मू के खिलाफ। हिंदुस्तान में आज बड़ा आसान है कि शेख अब्दुल्ला को सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तान, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट वगैरह वगैरह कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो जो बुनियादी लीडर थे जिन्ना के साथ शेख की बहुत बड़ी एक जो केमिस्ट्री है वो कम्प्लीटली रॉन्ग हुई हुई थी। और फ्यूचर लीडर्स भी पाकिस्तान के जो आए वो यही समझते थे कि शेख अब्दुल्ला ही वाहिद एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने ये यकीनी बनाया कि हिंदुस्तान का इल्हाक, जो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के साथ ना हो। तो एक ट्रैजिक हीरो, यानी इन द एंड वो हीरो तो किसी के भी नहीं रहे, लेकिन हिस्ट्री अपने तरीके से जज करती है, डिटरमिन करती है। आज की किताब के हवाले से ये एपिसोड आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया।